हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम क्लासेस में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 9 की जो विज्ञान का पेपर होगा उसके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये 9th क्लास के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो शुरू से अंत तक देखना। आपकी जो हाफ ईयरली एग्जाम होगा उसमें आपके काफ़ी अच्छे नंबर आएंगे अगर आप ये वीडियो अच्छे से देख लेते हैं। इन प्रश्नों को भी आप अच्छे से तैयार करते हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा जो होगी आपकी हाफ ईयरली एग्जाम जो दिसंबर 2024 में होगी उसके लिए ये पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आपके जो पेपर बनते हैं वो राजस्थान में कितने ज़िले हैं? राजस्थान में ज़िले हैं 50। तो राजस्थान में 50 ज़िले हैं, तो अब 50 ही ज़िलों का जो पेपर होता है वो अलग अलग बनता है, यानी कि 50 ही ज़िलों में जो अलग अलग पेपर आते हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा के जो सारे पेपर्स हैं वो सभी ज़िलों में अलग अलग आते हैं, जबकि बोर्ड परीक्षाओं के जो वार्षिक पेपर होता है, मेन पेपर होता है वार्षिक, वो सबका जो सेम होता है। 10वीं 12वीं का जो मार्च अप्रैल में होता है वो सेम होता है। बाकी अर्धवार्षिक परीक्षा के जो सभी जिलों में पेपर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इसलिए राजस्थान में 50 जिले तो 50 पेपर बनेंगे। मैं आपको हर एक ज़िले का एक एक पेपर जो यहाँ पे अपलोड करूँगा। अगर आप उन 50 पेपर को भी अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो मेरी गारंटी आपको है जो आपका जो फुल मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो मैं आपका हर सब्जेक्ट का इसी प्रकार से यहाँ पे सारे पेपर्स अपलोड करूँगा। आप चाहे तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर भी कर सकते हैं ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके। और PDF के लिए आप हमारा जो ऐप है इसको डाउनलोड कर लेना और हमारा जो व्हाट्सअप ग्रुप है इसको भी ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक नीचे दे रखा है और PDF आप ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं और ऐप के ऊपर आप टेस्ट वगैरह भी दे सकते हैं। फ्री टेस्ट में जाके आपको वहाँ पे कई सारे टेस्ट वगैरह मिल जाएंगे। तो सभी जिलों का पेपर मैं अपलोड करूँगा। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना और व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना ताकि आपका जो साइंस में बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। सभी विषय के पेपर अपलोड करूँगा तो आपके सभी विषय के जो नंबर हैं वो अच्छे आएंगे, क्योंकि आप चाहे कितना ही पढ़ ले जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चन है, जो पिछले सालों में जो प्रश्न पेपर हुए हैं उनकी आप जो तैयारी नहीं करेंगे तो आपके जो अच्छे मार्क्स नहीं प्राप्त होंगे। तो आपको पुराने पेपर देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं आपके सभी जिलों के जो पेपर होते हैं उन सभी के यहाँ पे अपलोड करूँगा। धीरे धीरे यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, तो आप उन सभी को देखना। सभी के लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और वीडियो को शुरू करते हैं। और आपका जो कक्षा 9 का विज्ञान का पेपर है ये बहुत ही शानदार पेपर है आपके आने वाले पेपर के लिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और इसके इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे बता देते हैं। तो ये आपका पेपर जो हाफ ईयरली का पेपर होगा वो आपके 70 नंबर का होगा और ये 3.25 घंटे का आपको समय मिलेगा। सबसे पहला प्रश्न आपके खंड अ से आएगा। खंड अ में आपके MCQ आते हैं। खंड अ में आपके MCQ आते हैं। इसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलते हैं, बहुविकल्पात्मक प्रश्न, जहाँ पर आपको अबस सदम में दे रखे होंगे और इनका उत्तर आपको लिखना है। तो पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि ऊर्ध्वपातन द्वारा निम्न में से किसे पृथक किया जा सकता है। तो देखो, सवाल प्रश्न को उत्तर करने से पहले आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर आपने प्रश्न अच्छे से समझ लिया तो आपका आधा जो उत्तर है वो तो वैसे ही तैयार हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि बच्चों को प्रश्न सही से ढंग से समझ में नहीं आता है, फिर वो उत्तर भी ढंग से नहीं दे पाते हैं। तो अगर आपने प्रश्न को सही से समझ लिया तो आपका आधा उत्तर तो वैसे ही निकल जाएगा। इसमें पूछा क्या गया है, ऊर्ध्वपातन के द्वारा। अब आपको ऊर्ध्वपातन के बारे में पता होना चाहिए कि ऊर्ध्वपातन होता क्या है। तो ऊर्ध्वपातन के द्वारा जो किसको पृथक्करण किया जा सकता है। तो ऊर्ध्वपातन में होता क्या है, ऊर्ध्वपातन में जो पदार्थ की 3 अवस्था हैं, तो पदार्थ की जो 3 अवस्था हैं, ठोस, द्रव और गैस, उनका एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन होता है। तो कई बार क्या होता है कि पदार्थ जो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलता है, द्रव से गैस में बदलता है। कई बार क्या होता है कि पदार्थ ठोस अवस्था से सीधा ही, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ठोस अवस्था से सीधे ही किस में बदल जाते हैं, गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं। वो द्रव अवस्था में बदलते ही नहीं है, वो लिक्विड फॉर्म में आते ही नहीं है, सीधा ही वो सॉलिड से गैस में चेंज हो जाते हैं। तो इसको इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं वो ऊर्ध्वपतन की क्रिया को दर्शाते हैं। तो इसको अपन क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपतन कहेंगे। तो ऐसे कौन कौन से पदार्थ हैं, आपकी जो किताब है इसमें एक तो आपके कपूर का ऊर्ध्वपतन का चित्र दे रखा है, तो उसको आप अच्छे से याद कर लेना, कपूर का ऊर्ध्वपतन। ठीक है, तो कपूर होता है। और इसके अलावा कपूर के अलावा इसमें आपको एक तो याद रखना है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड होता है वो भी आपका इसमें, अमोनियम क्लोराइड जो होता है वो भी आपके इसमें ऊर्ध्वपतन को दर्शाता है। इसके अलावा आपको नौसादर एक नाम आता है, नौसादर, नौसादर का भी नाम आपको याद रखना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। नेक्स्ट है फिर आपका, अच्छा इसमें ये जो सोडियम क्लोराइड जो है वो अपने घर पे जो अपन खाना खाते हैं और खाने में जो नमक डालते हैं वो वाला नमक होता है। इसको अपन क्या कहते हैं, साधारण
नमक कहते हैं। ठीक है, साधारण नमक इसको कहा जाता है और इसका सूत्र क्या होता है, NaCl होता है। Na और Cl, Na का मतलब होता है सोडियम और Cl का मतलब होता है क्लोराइड, तो ये NaCl होता है। अच्छा, सोडियम में तो ये 100 आ रहा है, देखो सोडियम आ रहा है, जबकि इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो Na है। ऐसा क्यों होता है आप कमेंट करके बताना। जबकि क्लोराइड का Cl, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि क्लोराइड का Cl आ जाता है, क्लोराइड का Cl है, वो तो समझ में आ रहा है क्लोराइड का Cl है, लेकिन सोडियम का ऐसा होना चाहिए, है ना, सोडियम, तो इसको Na क्यों लिखा जाता है, कमेंट करके बताना इसका आंसर कि सोडियम को अपन Na क्यों लिखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 2 नंबर है, रसोई घर में खाना बनाने में प्रयुक्त गैस कौन सी है। जो अपन घर में खाना बनाते हैं गैस सिलेंडर होता है, वो कौन सा गैस सिलेंडर होता है। LPG होता है, वो CNG होता है, या द्रवित ऑक्सीजन होती है, या फिर उपरोक्त सभी होता है। देखो, अगर आपको उपरोक्त सभी दिखाई दे रहा है तो आंख बंद करके उस उपरोक्त सभी वाले को टिक नहीं करना है। अब आप बड़े हो चुके हैं तो फिर आपको कंफ्यूज करने के लिए उपरोक्त सभी दिया जाता है। तो रसोई घर में खाना बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो वो गैस प्रयुक्त होती है, उसका नाम है LPG। क्या गैस, कौन सी गैस है, रसोई गैस में जो गैस काम में लेते हैं खाना बनाने में, रसोई गैस, तो रसोई गैस या रसोई घर में जो काम में लेते हैं उसका नाम है LPG। और LPG का पूरा नाम क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, हिंदी में इसको कहा जाता है द्रवित पेट्रोलियम गैस। ठीक है, तो ये आपके खाना बनाने में ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है। जबकि वाहनों में ईंधन के रूप में CNG काम में लेते हैं, ये कम प्रदूषणकारी होती हैं। ठीक है, तो इस कारण से जो CNG को काम में लिया जाता है वाहनों में ईंधन के रूप में। CNG का पूरा नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, हिंदी में इसको कहेंगे संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है, तो ये आप अच्छे से याद रखें। नेक्स्ट है, वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। वायु, ये 100% वायु है, इसमें आपको बताना है कि ऑक्सीजन कितनी होती है। तो इसमें ये इस प्रकार का एक डायग्राम आपको याद होगा, ये डायग्राम है, ग्राफ है, इसमें आपके ऑक्सीजन कितनी होती है वो आपको बताना है। तो इसमें जैसे ये वाला है, ये तो होता है 78%, 3/4 से भी ज़्यादा, 78%, और एक होता है आपका 21%, और ये बाकी जो है वो 0.11% या 0.03%, ये अलग अलग इसमें इस वाले शेप में पाए जाते हैं। तो ये टोटल तो हो रहा है ये 99 हो रहे हैं, इन दोनों को मिला के कितना हो रहा है, 99 हो रहा है। बचा हुआ ये 1% है, इसमें खूब सारी गैसें अलग अलग होती हैं। तो ये जो बड़ी बड़ी दो बड़े भाग में 2 गैसें पाई जाती हैं वो कौन कौन सी हैं, तो इसमें जो 78% है वो तो होती है नाइट्रोजन गैस। कौन सी होती है, नाइट्रोजन गैस, जिसको अपन N2 से लिखते हैं। तो ये जो 78% गैस है वो तो हो जाएगी आपकी नाइट्रोजन गैस। ये 21% जो है वो लगभग 21% है, वो आपकी होती है O2। ये कौन सी गैस है, O2 यानी कि ऑक्सीजन गैस है। तो इसका उत्तर अपने ऑक्सीजन की पूछा है तो अपन क्या करेंगे, ऑक्सीजन का 21% कर देंगे। तो इसका उत्तर लिखना आपको ऑक्सीजन 21%। ये पूछे कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो फिर अपना उत्तर क्या होगा, नाइट्रोजन होना चाहिए। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा, नाइट्रोजन होगा। और वायुमंडल में आपको पूछे कि CO2 का प्रतिशत कितना है। CO2 का पूरा नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना होता है, ये आप किताब में देख के, कहीं से भी देख के कमेंट करके आप ज़रूर बताना, और सही आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो आपके प्रतीक चिन्ह का है। प्रतीक चिन्ह मतलब आपको एक विशेष नाम दिया गया, प्रतीक चिन्ह में विशेष नाम दिया गया है कि इस नाम से इस तत्व को अपन पहचानेंगे। जैसे आपका जो नाम है वो आपका प्रतीक है, तो आपके प्रतीक आपकी पहचान हो गई। तो इसी प्रकार से तत्वों को पहचानने के लिए कुछ विशेष नाम इसमें अक्षर से इसको डिनोट करते हैं, इसको अपन प्रतीक चिन्ह कहते हैं। तो प्रतीक चिन्ह के लिए आपको जो पूरी टेबल है वो अच्छे से याद होनी चाहिए, ताकि आपका जो कोई भी क्वेश्चन पूछे आपके प्रतीक चिन्ह से संबंधित आपके इसमें गलत ना हो। आपके जो परमाणु और अणु वाला पार्ट है उसमें से ये प्रश्न पूछा गया है। परमाणु और अणु वाले पार्ट में आपके एक कुछ तत्वों के प्रतीक करके एक सारणी दे रखी है, टेबल दे रखी है, जिसमें आपके एल्यूमिनियम, आर्गन, बेरियम, बोरोन, ब्रोमीन, कैल्शियम, कार्बन, क्लोरीन, कोबाल्ट, कॉपर, फ्लोरीन, इस प्रकार से सभी तत्वों के जो, सभी तो नहीं, लगभग कुछ तत्वों के नाम इसमें दिए गए हैं। तो इसमें आपको कोबाल्ट का पूछा है। तो देखो अपनी आवर्त सारणी में, इसको अपन आवर्त सारणी कहते हैं, तत्वों को जिस सारणी में दर्शाया गया उसको आवर्त सारणी कहते हैं। इसको पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। तो पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में सी नाम से सबसे ज़्यादा जो अक्षर है वो आपसे सी नाम से शुरू हो रहे हैं। कुछ ऐसे अक्षर आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, जैसे Cl है,
CU है, ये CU गलत लिखा हुआ है। ये CU जो है दोनों कैपिटल नहीं होते हैं, पहला कैपिटल होता है, दूसरा वाला स्मॉल होता है, ऐसे CU ऐसे लिखते हैं। ये CO हैं और CA हैं, तो इनका अलग अलग नाम प्रतीक चिन्ह के हिसाब से इनको कहा गया है। जैसे H लिखा होता है इसका मतलब हाइड्रोजन होता है, और B लिखा होता है इसका मतलब बोरोन होता है, ठीक है। AL लिखा होता है इसका मतलब एल्यूमिनियम होता है, और AR होता है इसका मतलब आर्गन होता है। तो इसी प्रकार से Cl जो है वो क्लोरीन को बताता है। ऊपर हमने चर्चा की थी सोडियम क्लोराइड में, तो ये क्लोरीन का क्या है, प्रतीक चिन्ह है। ये CU किसका है, तो CU आपके कॉपर का है। CU किसका है, कॉपर का है। कॉपर आपके तांबे को कहा जाता है। कॉपर क्या होता है, तांबा होता है, इसको तांबे को कॉपर कहते हैं। जो बिजली के जो तार बनते हैं ट्रांसफार्मर वगैरह में, इनमें कॉपर काम में लिया जाता है। और इसको तांबा जो होता है, कॉपर होता है, इसको जो एक मिश्र धातु होती है पीतल, तो पीतल को बनाने में भी इसको उपयोग में लिया जाता है। पीतल को बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, तो पीतल बनाने में भी इस कॉपर का उपयोग करते हैं। कोबाल्ट, CO का मतलब क्या होता है, कोबाल्ट होता है। CO का मतलब होता है कोबाल्ट। और CA का मतलब होता है कैल्शियम। CA का मतलब क्या होता है, कैल्शियम होता है, ठीक है। CA का मतलब क्या हो जाएगा, कैल्शियम। हमें कोबाल्ट का पूछे तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। अब ये C नाम से शुरू होने वाले अपने आवर्त सारणी में ज़्यादा आपको इसमें प्रतीक दिखेंगे। तो अपने आवर्त सारणी में ये जो आपकी किताब में दे रखी है टेबल, जो सारणी इसमें तत्वों की जो प्रतीक की सारणी दे रखी है, इसमें आपके सबसे ज़्यादा C नाम से लगभग पाँच प्रतीक चिन्ह ऐसे जो C से शुरू हो रहे हैं, जिसमें 4 तो आपके सामने हैं, एक बच गया जो कि दुनिया में आपका हर जगह दिखाई देगा, वो है आपका कार्बन। कार्बन आपकी सभी वस्तुओं में दिखाई देता है। कार्बन 10th क्लास में आप पूरा चैप्टर है उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। तो कार्बन है ये सभी तत्वों में पाया जाता है। कोयला है तो कोयले में भी कार्बन है, लकड़ी है तो लकड़ी में भी कार्बन है, आपकी पेंसिल में कार्बन है, सब जगह आपको कार्बन कहीं न कहीं देखने को मिल जाता है। अच्छा, पेंसिल में कार्बन कैसे, तो पेंसिल में जो ग्रेफाइट होता है वो कार्बन होता है, और आपको पता होगा जो ग्रेफाइट है वो कार्बन का ही एक अपरूप होता है, कार्बन का ही एक अपरूप होता है। जैसे हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन होता है, उसमें आपके कार्बन पाया जाता है। और ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है, ये कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिक इसमें करंट का, तो विद्युत का ये सुचालक होता है। यानी कि पेंसिल को अगर आप जो दोनों तरफ से छिल के कहीं आप जो इलेक्ट्रिक बोर्ड में लगा के चेक करोगे तो आप में करंट आ जाता है, तो कभी भी ऐसा नहीं करना है, ऐसा काम आपको नहीं करना है। इसमें आपके वो विद्युत का सुचालक होने के कारण पेंसिल में करंट आता है। घर पे ऐसा ट्राई मत करना ये, क्योंकि करंट किसी को नहीं छोड़ता है। जब तक ब्लड रहेगा शरीर में तब तक वो आपसे खून चूसता रहेगा, तो ऐसा काम आपको नहीं करना है। तो 5वां क्वेश्चन है, परमाणु के केंद्र में होते हैं। तो परमाणु के केंद्र में क्या होते हैं, परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन या केवल न्यूट्रॉन। तो परमाणु का जो केंद्र है, परमाणु का जो केंद्र होता है जैसे परमाणु है, परमाणु के अंदर कई सारी कक्षाएं होती है और बीचों बीच में इसका सेंटर होता है जिसको अपन नाभिक कहते हैं। ये क्या होता है, परमाणु का सेंटर होता है जिसको अपन क्या कहते हैं, इसको परमाणु का नाभिक कहते हैं। परमाणु का जो केंद्र है इसकी खोज आपको पता होगा, परमाणु के केंद्र इसको केंद्रक हैं। परमाणु केंद्र की जो खोज है वो रदरफोर्ड ने अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के द्वारा की थी, ये आपको पता है। ये नाभिक है, इसकी खोज रदरफोर्ड ने की थी। अब इस नाभिक के अंदर जो 2 चीज़ें होती हैं, एक तो प्रोटॉन होते हैं, एक न्यूट्रॉन होते हैं, और इसके बार बार नाभिक के चारों ओर जो ये वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं, ये जो कक्षाएं होती हैं इनमें जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे वो इनको अलग अलग जो कक्षा इनको नाम दिया जाता है। तो ये इसमें नाभिक में जो पाए जाते हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। जिसका उत्तर अपन क्या करेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन करेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव होता है, ऋणावेशित होता है। जबकि न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, ये उदासीन होता है, इसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, ये न्यूट्रल रहता है। याद रखना, ये प्रोटॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज, नाभिक की खोज क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो आप सभी को पता है। इलेक्ट्रॉन की जो खोज की गई थी वो जे थॉमसन के द्वारा की गई। आपने जे थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है उसको भी पढ़ा होगा। और फिर बात कर लेते हैं प्रोटीन की खोज। तो प्रोटॉन की खोज, प्रोटीन नहीं प्रोटॉन, प्रोटीन अलग है, प्रोटॉन अलग है। तो प्रोटॉन की जो खोज है वो की गई थी गोल्डस्टीन के द्वारा। गोल्डस्टीन के द्वारा आपके
प्रोटॉन की खोज की गई थी। तो ये आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको आप अच्छे से याद रखें। अच्छा, परमाणु की जो ये कक्षाएँ हैं, ठीक है, परमाणु की जो कक्षाएँ हैं इसको के, एल, एम, एन इन नामों से इनको दर्शाया जाता है। तो आप इनको अच्छी प्रकार से याद रखें। अगला प्रश्न है, क्रोमोसोम बने होते हैं। क्रोमोसोम जिनको अपन गुणसूत्र कहते हैं, इनको गुणसूत्र कहा जाता है हिंदी में। क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। इसको आप अच्छे से याद रखें, डीएनए और प्रोटीन से क्रोमोसोम बने होते हैं। अच्छा, इसमें आपको डीएनए का पूरा नाम याद होना चाहिए, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। और एक आपको आरएनए का पूरा नाम भी याद होना चाहिए, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। तो डीएनए और आरएनए इनके पूरे नाम पूछे जाते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए इनकी जो पूरा नाम है वो आपको अच्छे से याद करना चाहिए। अच्छा, डीएनए का जो मॉडल है वो मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? डीएनए का मॉडल किसके द्वारा दिया गया था, वो आप कमेंट करके बताना। नेक्स्ट है फिर आपके, अच्छा, मनुष्य में कितने जो क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, जो ह्यूमन है उसमें, मानव में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मनुष्य में गुणसूत्रों की जो संख्या है वो 46 है। पेयर्स की बात करें तो ये 23 है। जोड़े कितने हैं, तो कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 23 से। संख्या की पूछे तो 46 से। एक जोड़े में एक गुणसूत्र में 2 होते हैं, एक जोड़े में 2 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो जोड़े का मतलब उसमें 2 हो जाएंगे तो आधे जोड़े हो जाएंगे और टोटल संख्या 46 होती हैं। अगला प्रश्न आपका है कि ग्रंथियों का निर्माण किस ऊतक में होता है? तो ग्रंथियों का जो निर्माण है वो कौन से ऊतक में होता है? तो ग्रंथियों का जो निर्माण है वो एपिथेलियम ऊतक में होता है, जिसको अपन उपकला ऊतक भी कहते हैं, उपकला ऊतक भी कहा जाता है। और इसमें एपिथेलियमी ऊतक में ये ग्रंथियों का जो निर्माण है पाया जाता है। अच्छा, कौन सी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? कौन सी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? अगला प्रश्न आपका कि एरेनकाइमा किस में पाया जाता है? तो एरेनकाइमा जो ऊतक है वो किस में पाया जाता है? तो ये जलीय पादपों में पाया जाता है। जलीय पादप जो होते हैं इनमें ये एरेनकाइमा पाया जाता है, जिसको अपन हेलोफाइटिक पौधे कहते हैं, हेलोफाइटिक, इनमें जो एरेनकाइमा पाया जाता है। हाइड्रोफाइट्स कहते हैं इनको, क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट्स। जो जलीय पादप होते हैं इनको हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है, इनमें एरेनकाइमा पाया जाता है। जलोद्भिद जो जल में उत्पन्न होने वाले होते हैं इनमें एरेनकाइमा पाया जाता है। जैसे जल में उत्पन्न होने वाले कौन कौन से पौधे हैं? एरेनकाइमा। जलीय पादपों के जो नाम है वो आप कमेंट करके बताना। देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से बल का मात्रक नहीं है, इनमें से कौन सा बल का मात्रक नहीं है? पाउंडल, डाइन, जूल और न्यूटन। तो इसमें से जो बल का मात्रक नहीं है वो है आपका जूल। जूल जो है वो कार्य और ऊर्जा का मात्रक होता है। कार्य और ऊर्जा का जो मात्रक है उसको अपन जूल कहते हैं। कार्य का मात्रक भी जूल ही होता है और ऊर्जा का मात्रक भी जूल ही होता है। इसमें पाउंडल, डाइन और न्यूटन ये तीनों ही आपकी किसके मात्रक हैं? बल, फोर्स के ये यूनिट हैं। इसमें से आपको याद रखना है, न्यूटन जो है वो, न्यूटन किसको कहा जाता है? न्यूटन जो है वो बल का ही मात्रक है और ये स्पेशल जो मात्रक है इसके रूप में इसको जाना जाता है। ये बल का जो एसआई मात्रक होता है न्यूटन, जो क्या होता है? बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, जो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के रूप में इसको जाना जाता है। किलोग्राम ये होता है बल का मात्रक। न्यूटन जो होता है 1 न्यूटन बराबर, ये 1 न्यूटन बराबर पूछे तो ये क्या हो जाएगा? 1 न्यूटन बराबर किलोग्राम, किलोग्राम इंटू ये मीटर और बटे में आएगा सेकंड का स्क्वायर। ये इसका जो होता है और इसको अपन क्या कहते हैं? 1 न्यूटन के बराबर इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है फिर आपके, जी का अधिकतम मान कहाँ होता है? जी का सबसे अधिकतम मान कहाँ होता है? जी क्या होता है? ये गुरुत्वीय त्वरण होता है। इसका अधिकतम मान कहाँ होता है ये बताना है। तो जी का जो अधिकतम मान कहाँ होता है? पृथ्वी की सतह पर होता है, या पृथ्वी की जो ऊंचाई पर होता है, गहराई में होता है, या फिर केंद्र पर होता है। तो जी का जो अधिकतम मान है वो कहाँ पर होता है? तो जी का जो सबसे अधिकतम मान होता है वो पृथ्वी के ध्रुवों पर, जो सबसे वहाँ पर आर का मान, त्रिज्या का मान कम होने के कारण गुरुत्वीय त्वरण जो है वो स्मॉल जी का मान सबसे अधिक होता है। जबकि भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो सबसे ज़्यादा है, इस कारण वहाँ पर जो केंद्र है, पृथ्वी का जो केंद्र है वहाँ पर सबसे कम होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे तो भी जी का मान घटेगा और पृथ्वी की सतह से नीचे जाएंगे तो भी जी का मान घटेगा। तो सबसे अधिकतम कहाँ हुआ? पृथ्वी की सतह पर।
तो इसका उत्तर अपन क्या करेंगे, पृथ्वी की सतह पर। अच्छा, जी का मान कितना होता है, कमेंट करके बताना, देखिए आंसर। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है, कमेंट करके इसका आंसर ज़रूर बताना। फिर आपके आते हैं आपके फिलिंग द ब्लैंक्स वाले रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्न। रिक्त स्थान की पूर्ति में आपका प्रश्न है, बर्फ़ का जो गलनांक है वो कितना होता है। बर्फ़ के गलनांक के बारे में आपको पूछा गया है। तो बर्फ़ का गलनांक कितना होता है, तो बर्फ़ का जो गलनांक होता है वो 273.15 केल्विन होता है, यानी कि 273 केल्विन होता है, 273 केल्विन। और इसको अगर आप सेंटीग्रेड में बताएं तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो बर्फ़ का जो गलनांक है वो माना जाता है। गलनांक होता ही क्या है वैसे, तो गलनांक जो होता है वह तापमान होता है, एक टेम्परेचर होता है जिस पर कोई भी ठोस होता है वो किस में बदलना शुरू हो जाता है, वो द्रव में बदलना शुरू हो जाता है। तो 0 डिग्री पर जो 0 डिग्री से ऊपर जाएंगे सेंटीग्रेड में, तो वो ठोस से किस में चला जाएगा, द्रव अवस्था में चला जाएगा। यानी कि ये जो 273 केल्विन है और 0 डिग्री सेल्सियस है, इसके बाद में फिर अगर आप इसका प्लस करेंगे तो ये जो बर्फ़ है वो धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाएगा, ये ठोस से द्रव अवस्था में आना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है जिंक 30% होता है तथा कॉपर 70% होता है। ये किसका मिश्रण है, ये जो मिश्रण जिसमें 30% जिंक है 70% कॉपर है, वो किस में होता है, तो ये एक मिश्र धातु होती है जिसका नाम है पीतल। क्या नाम है, पीतल। पीतल एक मिश्र धातु होती है और पीतल में जो 2 धातुओं से मिलकर बनती हैं पीतल, जिसमें एक तो आपके जिंक होता है, जिंक 30% है, और एक होता है आपके कॉपर 70% होता है। तो इसमें ये पीतल जो है वो किन किन धातुओं से मिलकर बनती हैं, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, वो आप याद कर लेना। जैसे जिंक को जस्ता कहते हैं, हिंदी में इसको जस्ता कहते हैं, और कॉपर को तांबा कहते हैं। कॉपर को क्या कहते हैं, तांबा कहते हैं, जिंक को जस्ता कहते हैं। और पीतल जो एक मिश्र धातु है जो कि समांगी मिश्रण है, समांगी मिश्रण का उदाहरण है पीतल। तो इसमें क्या होगा कि शॉर्ट ट्रिक है इसके, आपके पिताजी क्या याद करोगे, पिताजी याद करोगे। पिताजी में क्या है, पीतल है, पी से पीतल हो जाएगा, ता से तांबा हो जाएगा, जी से जिंक हो जाएगा। तो ये ट्रिक आपके परीक्षा में बहुत काम आएगी। जब भी आपसे पीतल जो मिश्र धातु के बारे में पूछेंगे कौन कौन सी इसमें धातुएं होती हैं, तो तांबा और जिंक होता है, पीतल में तांबा और जिंक होता है। ये पिताजी एक शॉर्ट ट्रिक है, इसको अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन तो इसमें आपको बनना है पीतल। नेक्स्ट है लोहे का प्रतीक Fe है और जिसका लैटिन भाषा में नाम क्या है, फेरम है। लोहे को लैटिन भाषा में फेरम कहते हैं, तो इसको अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, फेरम के कारण इसको Fe लिखा जाता है। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताना, एक तो सोडियम का लैटिन भाषा में नाम क्या है, सोडियम का, ठीक है, सोडियम, और एक पोटेशियम का, दोनों का, सोडियम और पोटेशियम दोनों का लैटिन भाषा में नाम आप, और इनका प्रतीक चिन्ह, ठीक है, प्रतीक जैसे लोहे का Fe है, जबकि लोहे को LOHE लोहे ऐसे बोलना चाहिए, लेकिन ये आयरन है तो इसको अपन Fe से लिखते हैं, फेरम से इसको व्युत्पन्न किया गया है। ऐसे आपको सोडियम और पोटेशियम इनके जो लैटिन भाषा में नाम है वो बताना है, इनका आपको जो प्रतीक चिन्ह है, सिंबल है, वो भी आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का क्या कहलाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर कहलाता है, पावर हाउस जिसको अपन कहते हैं, कोशिका का बिजली घर इसको कहा जाता है। बिजली घर कह दो या पावर हाउस कह दो, ठीक है, पावर हाउस कह दो, पावर हाउस। कोशिका का शक्ति गृह कह दो, कोशिका का शक्ति गृह कह दो। ये सभी जो है वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। तो आप कमेंट करके बताना, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह, बिजली घर, पावर हाउस कहते हैं, वैसे ही लाइसोसोम को कोशिका का क्या कहते हैं, लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम, इसको कोशिका का क्या कहा जाता है, कमेंट करके बताना इसको। नेक्स्ट है उत्तक जो है वो समूह होता है, तो उत्तक किसका समूह होता है, उत्तक जो होता है वो कोशिकाओं का समूह होता है, एक जैसी कोशिका मिलती है उससे उत्तक बनते हैं। ठीक है, तो ये कोशिकाओं का समूह होता है, जिसमें अपन लिखेंगे कोशिका। उत्तक जो है वो कोशिका का समूह होता है। एक बात आप और बताना कमेंट करके कि जो कोशिका की खोज है वो सबसे पहले किसने की थी, मृत कोशिका और जीवित कोशिका, दोनों आप उत्तर कमेंट करके बताना। सबसे पहले कोशिका को किसने खोजा था और जीवित कोशिका की सबसे पहले खोज किसने की थी, दोनों का उत्तर आप कमेंट करके बताना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका, द्रव के घनत्व से कम घनत्व की वस्तुएं द्रव पर क्या होती हैं, तैरती हैं, क्या है,
तैरती हैं। जिन वस्तुओं का घनत्व द्रव के घनत्व से कम होता है वो वस्तुएं द्रव पर तैरती हैं। यानी कि मान लो कागज़ है जो पानी के ऊपर तैर रहा है, तो इसका मतलब कागज़ का घनत्व पानी के घनत्व से कम है। तो जो भी वस्तुएं पानी पे तैरती हैं या द्रव पे तैरती हैं तो उसका जो घनत्व है वो पानी के घनत्व से कम होने के कारण वो तैरती हैं। जैसे ही पानी के घनत्व से या उससे द्रव के घनत्व से ज़्यादा होगा वो वस्तु पानी में डूब जाएगी। अगला प्रश्न है, जल का क्वथनांक कितना होता है? क्वथनांक का मतलब होता है पानी जिस पर उबलता है। तो पानी कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर या कितने केल्विन पर उबलता है? तो जल जो उबलता है, पानी जो उबलता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। अगर इसको आपको केल्विन में चेंज करना है तो केल्विन में चेंज करने के लिए 100 डिग्री में 273 जोड़ दिया जाता है, तो वो केल्विन में चेंज हो जाता है। यानी कि ये 100 डिग्री और जोड़ेंगे 273 में, 73 37 नहीं 73, तो 273 में 100 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 373, ये केल्विन हो जाएगा। तो ये भी आप याद रखें कि जब भी सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना हो तो इसमें अपन 273 जोड़ देते हैं, और केल्विन को सेंटीग्रेड में बदलना हो तो 100 इसमें से, ये 273 इसमें से घटा देते हैं। तो ये आप अच्छे से याद रखें, 100 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 373 केल्विन, दोनों पर जो जल का जो क्वथनांक है वो माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलयन किसे कहते हैं? विलयन किसे कहा जाता है? तो विलयन क्या होता है? दो या दो से अधिक जो पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है, उसे समांगी मिश्रण को ही क्या कहा जाता है? विलयन कहा जाता है। समांगी मिश्रण को अपन क्या कहते हैं? मिश्रण को, समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। इसमें जैसे चीनी और जल का विलयन, चीनी को जल में डालेंगे तो ये इसमें घुल जाएगा तो ये विलयन हो जाएगा, नमक और जल का विलयन हो जाएगा, ऐसे ये विलयन होता है। अगला प्रश्न आपका, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है? तो जल में जो सूत्र होता है जल का वो क्या होता है? H2O। अगर आपसे इसमें परमाणु का अनुपात पूछें तो परमाणु का जो अनुपात है वो उसमें क्या होगा? 2:1 होगा। ठीक है, परमाणु की संख्या का अनुपात 2:1 है। जबकि द्रव्यमानों का अनुपात पूछें तो इसमें आपके उत्तर अलग आएंगे। देखो, जल का सूत्र होता है H2O, इसमें हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक जो द्रव्यमान है वो कितना है? वो है 1। तो इसमें हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन के 2, और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन का होता है 16। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 16 होता है। तो ये इसका अनुपात निकालेंगे, क्योंकि इसके हाइड्रोजन के 2 क्यों आए? क्योंकि हाइड्रोजन के 2 अणु है, जबकि परमाणु द्रव्यमान इसका 1 होता है। तो 1 को 2 से गुणा करेंगे 2 अणु होने के कारण, तो 2 तो इसमें हाइड्रोजन के और 16 ग्राम जो इसमें मान लो कि ये ऑक्सीजन है, तो इसका जो अनुपात है वो क्या होगा? 2:16 होगा। इसको अपन और सिंप्लीफिकेशन करेंगे, सरल करेंगे, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे, तो ये 1:8 हो जाएगा। तो याद रखें, पहले हाइड्रोजन है तो फिर पहले हाइड्रोजन को लिखेंगे 2:16, या फिर इसको 1:8 भी लिख सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1:8 होगा। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि गोल्जी उपकरण की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? जो गोल्जी उपकरण है इसकी खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? तो गोल्जी उपकरण जो खोजा गया था वो सबसे पहले बताया गया था, ये एक कोशिका का अंग होता है जिसको गोल्जी उपकरण कहते हैं, या कोशिका अंगक होता है। इसको सबसे पहले 1898 में, 1898 में ये कैमिलो गोल्जी, उन्हीं के नाम पर इसका नाम गोल्जी उपकरण रखा गया। तो 1898 में एक वैज्ञानिक हुए कैमिलो गोल्जी, इन कैमिलो गोल्जी के द्वारा ये उपकरण खोजा गया था। तो कैमिलो गोल्जी का नाम याद रखें, 1898 में गोल्जी उपकरण से कैमिलो गोल्जी, इन्हीं के नाम पर इसका नाम गोल्जी उपकरण रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्ररोह का शीर्षस्थ विभज्योतक उत्तक जो है वो कहाँ पाया जाता है? तो ये जो पाया जाता है प्ररोह का शीर्षस्थ विभज्योतक, ये पाया जाता है जो जड़ और तने वाले, जो वृद्धि करने वाले भाग होते हैं, जड़ों और तनों में ये पाया जाता है, जड़ों और तनों में। ठीक है, जड़ और तनों में, जड़ों और तनों में वृद्धि करने वाले जो भाग होते हैं
ठीक है, उसमें पाया जाता है, वर्दी वाले भाग में पाया जाता है। तो याद रखें, प्रोरोसिस जो है वो विभज्योतक कहाँ पाया जाता है, जड़ों और तनों के जो वर्दी वाले भाग होते हैं वहाँ पे पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, तो शरीर के उस ऊतक का नाम बताइए, यानी कि उस ऊतक का टिश्यू का आपको नाम बताना है जो मूवमेंट के लिए, शरीर में मूवमेंट के लिए उत्तरदायी होता है, गति के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये अपना जो पेशी ऊतक होता है, पेशी ऊतक, पेशी ऊतकों का काम क्या है, वो शरीर को गति के लिए उत्तरदायी बनाते हैं। तो पेशी ऊतक इसका आपको नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान चाल के लिए समय के साथ तय की गई दूरी का ग्राफ कैसा होता है। तो याद रखना, ये जैसे मान लो एक तरफ समय है, एक तरफ दूरी है, ये दोनों आपके ग्राफ हैं, तो इसकी जो ग्राफ बनेगा वो एक सीधी रेखा में बनेगा, सरल रेखा में बनता है। तो इसका उत्तर क्या होगा, सरल रेखा में या सीधी रेखा में। इसका ग्राफ कैसा होगा, सीधी रेखा का बनेगा, या सीधी रेखा में होगा या सरल रेखा में बनेगा। अगला क्वेश्चन है, वेग से क्या अभिप्राय है। तो एकांक समय में किसी वस्तु में होने वाला जो विस्थापन है या विस्थापन में परिवर्तन की जो दर है उसको अपन वेग कहते हैं। कि एकांक समय में किसी वस्तु में होने वाले विस्थापन को वस्तु का वेग कहा जाता है। तो वेग को आप अच्छे से याद रखें, वेग एकांक समय में किसी वस्तु में होने वाले विस्थापन को वस्तु का वेग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अगला प्रश्न आपकी 11वां है, ये बार किसे कहते हैं। तो बार क्या होता है, बार अलग होता है, द्रव्यमान अलग होता है, आपने समझा होगा ये। तो बार किसी वस्तु का वह बल होता है जिससे कि वह पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं। ठीक है, तो किसी वस्तु का बार वह बल होता है, एक फोर्स होता है जो वो पृथ्वी की ओर वह आकर्षित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, गुरुत्वाकर्षण बल के तथ्य को सबसे पहले किसने समझा। तो आपने अपनी किताब में देखा होगा, वो सेब वाला जो चित्र दे रखा है, न्यूटन बैठे हुए हैं, सर आइजैक न्यूटन, वो सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और वो सेब गिरता है, वो उनके सामने गिरता है। तो वो कहते हैं कि ये जो सेब का ये जो सेब है वो पेड़ से नीचे ही क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गया। तो उसके कारण जो गुरुत्वाकर्षण बल की जो अवधारणा वहाँ से वो शुरू होती है। तो ये सबसे पहले किसने समझा था, ये आइजैक न्यूटन ने समझा था। यहाँ पर आप न्यूटन लिख लें। तो न्यूटन, इनका पूरा नाम है सर आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन इनका पूरा नाम है। सर आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को समझा था। अगला प्रश्न आपका ये है कि कणों की आपको विशेषताएं बतानी है। अब देखो, अब के जो आपके आगे जो क्वेश्चन है वो आपके बड़े क्वेश्चन है, तो फिर वो वाले क्वेश्चन आपको अपने किताब में से देख के तैयार करने, क्योंकि अभी सभी के उत्तर आप पे बताना संभव नहीं है। तो मैं आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूँ बोल के, उनके जो उत्तर है वो आप अपनी किताब में से देख के लिखें, उनको याद करें, अच्छे से आप उनको याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। तो 13वां क्वेश्चन है, पदार्थ के कणों की विशेषता बतानी है आपको। शुद्ध पदार्थ से आप क्या समझते हैं। अणु और परमाणु में 2 अंतर लिखना है। कैनाल किरणें क्या होती हैं। जंतु कोशिका और पादप कोशिका में कोई 2 अंतर लिखना है। पेशी, हृदय पेशी के लक्षण लिखने हैं। विभज्योतक ऊतक कोशिकाओं की विशेषता लिखनी है। वेग और चाल में अंतर बताना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, या तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, उनको आप अच्छे से याद करें। जब कोई गतिशील बस अचानक रुक जाती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं। जब विरामावस्था में से गतिशील अवस्था हो जाती है तो आप पीछे की ओर झुक जाते हैं। ये क्यों होता है, तो आपने देखा होगा ये हम सब महसूस करते हैं सारी चीज़ें। जब बस पड़ी हुई हैं और अचानक स्टार्ट होती हैं तो अपन है जो पीछे की ओर झुक जाते हैं। और मान लो बस जो चल रही है स्पीड से और अचानक ब्रेक लगा दिया तो अपन है जो आगे की ओर झुक जाते हैं। तो पड़ी हुई बस स्टार्ट होने पर पीछे की ओर झुकेंगे और चलती हुई बस की ब्रेक लगने पर अपन आगे की ओर झुकेंगे। तो ये जो नियम है वो गति का प्रथम नियम है, जड़त्व के कारण ये होता है। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम क्या है यहाँ पर लिखना है आपको, इसका वर्णन यहाँ पे कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपका, सूत्रों का आपके यौगिकों के नाम लिखना है। तो ये कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र है, कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र है। ये पोटेशियम सल्फेट का सूत्र है और ये कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है। तीनों याद रखें, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम सल्फेट और कैल्शियम क्लोराइड। इसके अलावा आपको अम्लों का राजा याद रखना है। अम्लों का राजा किसे कहा जाता है, अम्लों का राजा कमेंट करके बताना, अम्लों का राजा किसको कहा जाता है। नेक्स्ट है, अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है, वर्णन करना इसका। पौधों में सरल उत्तक जटिल उत्तक से किस प्रकार भिन्न होते हैं, वर्णन कीजिए।
एक आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, यात्रा शुरू करते समय कार का ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या होता है? गाड़ी के, देखो अपने मोटरसाइकिल में भी देखा होगा आपने, एक तो आपके 2 मीटर लगे होते हैं, एक तो यहाँ पे नंबर लगे होते हैं और एक इसमें ये सुई लगी होती है। पुरानी मोटरसाइकिलों में आपने देखा होगा जिसकी स्पीड 0 से लगा के 180 तक होती है, ठीक है। तो ये पूरी जो इसमें सुई लगी होती हैं, तो ये जो सुई ये तो बताती है इसकी स्पीड को, ये तो कि गाड़ी कितनी स्पीड से, किलोमीटर पर आवर यहाँ पे लिखा होता है, किलोमीटर पर आवर। गाड़ी में देखना या वहाँ पर आपको मिल जाएगा ये किलोमीटर पर आवर। तो ये गाड़ी की स्पीड को बताता है कि गाड़ी 1 घंटे में कितने 1 घंटे में कितने किलोमीटर चले जाएगी, उस स्पीड से आपकी गाड़ी चल रही है। मान लो गाड़ी आपकी 60 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से चल रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो गाड़ी है वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर पार कर जाएगी। 60 किलोमीटर यानी कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो आपकी गाड़ी 1 मिनट में 1 किलोमीटर चल रही है, इतनी स्पीड से चल रही है। 60 किलोमीटर बहुत ज़्यादा होती है, इतनी स्पीड से गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। नॉर्मल जो है वो 40 किलोमीटर आपको जो अधिकतम जो गाड़ी की स्पीड है वो रखनी चाहिए, ताकि आप उसको कंट्रोल कर सकें। बाकी फिर आपकी इच्छा है। तो ये गाड़ी का जो स्पीडोमीटर होता है, इसको क्या कहते हैं? स्पीडोमीटर होता है, ये गति मापने का कार्य करता है। एक होता है इधर यहाँ पे मीटर में लगा होता है कि आपकी गाड़ी कितने किलोमीटर चल गई, ठीक है। यहाँ पर नंबर चलते रहते हैं, ये रील चलती रहती हैं कि 40,000 किलोमीटर चली, 50,000 किलोमीटर चली। ये साइड में दूसरे नंबर का एक मीटर और होता है, इसको अपन ओडोमीटर कहते हैं, इसको पथमापी कहते हैं। वो आपकी गाड़ी को ये बताता है कि ये आपकी गाड़ी कितना किलोमीटर चली। तो दोनों मीटर को आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो ये आपका जो सवाल दे रखा है, इसको आप अच्छे से करना है। नेक्स्ट है फिर आपके खंड द में आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सीमाएं क्या है, वर्णन करना है और उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए। एक तो परमाणु संख्या के बारे में और एक परमाणु का जो द्रव्यमान संख्या होती है उसके बारे में, दोनों का आपको वर्णन करना है। ये इसके अथवा में आपको एक क्वेश्चन और दे रखा है, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग का वर्णन कीजिए और इस प्रयोग में जो परीक्षण आए थे वो आपको बताना है। 28वां क्वेश्चन आपके, ये आपके 4 नंबर का है, कोशिका विभाजन किसे कहते हैं, इसके प्रकारों का सचित्र वर्णन करना है। नेक्स्ट है आपके पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। किन्हीं 2 कोशिकांगों का आपको वर्णन करना है जो पादप कोशिका में पाए जाते हैं। फिर न्यूमेरिकल है आपके बल वाले चैप्टर से, फोर्स वाले चैप्टर से। 5 न्यूटन का एक बल किसी द्रव्यमान m1 को 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण देता है तथा द्रव्यमान m2 को 20 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण देता है। अगर दोनों द्रव्यमान एक साथ मिला लिए जाए तो बल का त्वरण क्या होगा वो आपको बताना है। इसके अथवा में एक और न्यूमेरिकल दे रखा है, एक कार 108 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चल रही है, ब्रेक लगने के बाद वह रुकने में 4 सेकंड का समय लेती है। कार पर ब्रेक लगाए जाने के बाद लगने वाले बल की गणना कीजिए, जबकि कार का जो यात्रियों सहित कुल द्रव्यमान है वो 1000 किलोग्राम है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो ये आपका था पूरा पेपर। उम्मीद करता हूँ आपको इसमें से बहुत कुछ सीखने को मिला हुआ होगा और ऐसी उम्मीद है कि आपका जो पेपर होगा वो बहुत ही शानदार होगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो बहुत ही शानदार आपके पेपर होगा। आप एक सीरियस स्टूडेंट है पेपर को लेकर, तो आपने ज़रूर यहाँ तक वीडियो देखा होगा और वीडियो आपको सभी विषय के ऐसे ही मिलते रहेंगे यहाँ पे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और ये अपना एंड्रॉइड ऐप है, इसको डाउनलोड कर लेना। ये अपना व्हाट्सअप नंबर है। आपके पास में भी कोई ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं या आपकी क्लास का कोई आपकी किताब में पुराना पेपर आया है तो आप मुझे उसकी फ़ोटो खींचकर इस व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना, PDF बना करके। उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको यहाँ पे करवा दूँगा। आपको कौन से विषय का पेपर चाहिए आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपना एंड्रॉइड ऐप इसको डाउनलोड कर लेना, व्हाट्सअप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको जो सभी वीडियोज़ के लिंक वगैरह आपको PDF वगैरह और भी मिलती रहेगी। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।